हेलो 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 जनता। स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल पे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले। एक्चुअली ये लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस करने वाले थे, बट क्या हुआ कि लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंटेंसिटी वाला पार्ट ज़्यादा डिस्कस किया था, मैंने फ्रीक्वेंसी को हाथ नहीं लगाया था, तो मे बी लास्ट लेक्चर अपना और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता था, शायद से वो 2 घंटे के ऊपर 2 ढाई घंटे तक जाता था। सो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड लेक्चर अबव 1.5 आवर। तो मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करने का मैंने डिसाइड किया। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा रहेगा। तो ये लेक्चर के ऊपर बढ़ते। अगर लास्ट लेक्चर देखा नहीं रहेगा, आपको ये वीडियो कहीं पे पॉपअप हुआ रहेगा, तो प्लीज़ लेक्चर नंबर जो सेकंड है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड मैटर, वो वाला पार्ट याद से देखना, क्योंकि उसके ऊपर ही हम लोग आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर लास्ट लेक्चर जिसको समझ में आया रहेगा बराबर से, उसको आगे की चीज़ें बराबर समझ में आएगी कि हम लोग आज बात क्या करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ देखा था, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने इंटेंसिटी को एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे ग्राफ निकाला था। बाद में इंटेंसिटी को क्या किया था, वेरी, एंड फ्रीक्वेंसी को मैंने रख दिया था कांस्टेंट। क्लियर, ये वाला पार्ट हो चुका था। देखते हैं अभी क्या करने वाले ये वाले आगे वाले पार्ट में। आगे वाला पार्ट क्या रहेगा, ध्यान दो। अभी हम लोग पढ़ने वाले, पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये लास्ट लेक्चर का ही मार्कर है। ब्लू ले लेते। तो हम लोग आज पढ़ने वाले करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे और इंटेंसिटी रहेगी कांस्टेंट। ध्यान दो, बराबर से ध्यान दो। अभी हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले तो ग्राफ बना देते। ये वाई एक्सिस पे रहेगा करंट और एक्स एक्सिस पे आपका रहेगा पोटेंशियल। अभी ध्यान दो, अगर मैंने ग्राफ निकाला ना, तो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, जो लास्ट लेक्चर का ग्राफ था वही से ही रहेगा। ये रहेगा मेरा सैचुरेशन करंट, बट ओके, थोड़ा ग्राफ अलग तरीके से बना देते। ओके, पोटेंशियल ग्राफ अलग तरीके से बनाते। कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अभी ध्यान दो, ये फ्रीक्वेंसी मैंने न्यू 1 रख दिया, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। ये है मेरा सैचुरेशन करंट। आपने देखा था कि इंटेंसिटी चेंज हो रही है, उसके साथ सैचुरेशन करंट भी चेंज हो रहा था, बराबर है। इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो उससे ही सैचुरेशन करंट भी चेंज हो रहा था, और इंटेंसिटी चेंज हो रही थी तभी, एक सेकेंड, तभी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था। अभी ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा V01, माइनस V01 रहेगा, बट ऑब्वियसली नेगेटिव इसमें कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्राफ निकालता हूँ दूसरा वाला, सेकेंड ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, -V02। अगर इस ग्राफ को मैं और एक्सटेंड करता हूँ, तो ये ग्राफ आगे जाके -V03 बनेगा। तो ये जो हमारा ग्राफ है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी
न्यू वन है, ये फ्रीक्वेंसी है न्यू टू, और ये फ्रीक्वेंसी है न्यू थ्री, और ये फ्रीक्वेंसी है न्यू वन। आप देखोगे तो सैचुरेशन करंट तीनों भी जगह पे सैचुरेशन करंट क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ग्राफ को स्टडी करता हूँ अच्छी तरीके से तो सैचुरेशन करंट रिमेन्स सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, बराबर है। बट क्या चेंज होता है, चेंज क्या होता है, चेंज होता है, चेंज विल बी इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर है। देखो ना, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करता हूँ तो हर पॉइंट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है। फ्रीक्वेंसी न्यू वन था, स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट वन था। न्यू टू फ्रीक्वेंसी थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट टू था। न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट थ्री था। तो ध्यान दो, एक इम्पॉर्टेंट में रिजल्ट बताने वाला हूँ। इसका मतलब कि ये दो ग्राफ जो पढ़े अपन ने, कौन से, दो ग्राफ जो पढ़े उसका रिजल्ट दिखते। सबसे पहले ग्राफ था करंट वर्सेस पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटी वाज चेंज। इसका मतलब क्या है, जब इंटेंसिटी को चेंज किया था, ध्यान दो, इंटेंसिटी को चेंज किया था तभी सैचुरेशन करंट चेंज हुआ था, बट चेंज हुआ था, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, सेम था। हम लोग जाते पीछे वाले ग्राफ के पास, पीछे वाला ग्राफ देख लेते कौन सा, लास्ट लेक्चर में हुआ ये पार्ट। देखो, सैचुरेशन करंट चेंज हो रहा है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। जब इंटेंसिटी को क्या रख दिया, वेरी, और फ्रीक्वेंसी को क्या रख दिया, सेम। तो इंटेंसिटी को चेंज कर दिया और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, सेम। अगर इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे, सेम। सैचुरेशन करंट चेंजेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। अगर सेकेंड ग्राफ की बात करूंगा मैं, जो कि है आई वर्सेस वी, जहाँ पे किसको चेंज कर रहे, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा, फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से क्या चेंज हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट सैचुरेशन करंट क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से क्या चेंज हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ, बट मैं यहाँ पे जरा सैचुरेशन करंट क्या रह गया, सेम रह गया। सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने क्या बताया। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। तो इसके ऊपर ना मैं और एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो मेरा पॉइंट डिस्कस करने का जो पॉइंट है, इसके ऊपर मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो वो देख लेते क्या है, एक सेकेंड सिर्फ रुको। ये हो गया मेरा इंटेंसिटी करंट वर्सेस वोल्टेज वाला पार्ट, जो हम लोग दो चेंजेस कर रहे हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी को चेंज कर एक जगह पे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। ध्यान दो, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, अभी पहले इंटेंसिटी की बात करते। इंटेंसिटी की मैं अगर बात करता हूँ तो इंटेंसिटी की वजह से, इंटेंसिटी चेंज करने की वजह से क्या चेंज हुआ था,
सैचुरेशन करंट। ये सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसका मतलब इंटेंसिटी चेंज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द एमिटर प्लेट चेंज हो गए। ये क्लियर हुआ। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रह गया? सेम। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब था, याद है, के ई मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? सेम। बट ध्यान दो भैया, फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा तो मुझे सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे जो इजेक्ट करेंगे कल एमिटर प्लेट से। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? वेरी होगा। इसका मतलब के ई मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दो, इसका मतलब क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम लोग जो के ई मैक्स जो बात करते हैं, तो इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। देखो ना, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी की बात करता हो तो वो होता है सैचुरेशन करंट। इसको कुछ हाथ लग रहा है क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल को? नहीं। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है, वो देता है एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, और इंटेंसिटी जो होती है वो देती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। क्लियर है? ध्यान दो, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ में बात करने वाला हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट व्हाट? स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हुआ था, जो चीज़ों को स्टॉप करता है तभी एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? पक्का? तो पहले ग्राफ बना दो, ये वाला ग्राफ बना दो। बना दिया ग्राफ, उसके बाद लिख दो, ग्राफ में ऐसे लिख दो, इट वॉज फाउंड दैट when the frequency was changed, the saturation current remains constant for all the frequencies, but saturation current remains constant for all the frequencies, but क्या चेंज हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस। बराबर नोट लिखो, सैचुरेशन करंट रिमेन्स सेम, ये इधर लिखा देखो, इवन आफ्टर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, saturation current remains same even after changing the frequency, hence frequency has no effect on number of electrons, hence frequency has no effect on number of electrons emitted by the emitter plate, clear है? But the change will be in the stopping potential, that is the change will be in the maximum kinetic energy, provided to an electron, hence we can say with the above, we can बोल सकते हैं कि we can conclude from the above graph that ये सब आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, तो एडिशनल लिखो, जो पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में है मैं डिस्कस करूंगा, लिखो, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द अबव टू ग्राफ एज
when we observe, पहला point, when we observe intensity versus potential graph, when we observe intensity versus potential graph, intensity नहीं sorry, current versus potential graph, when the intensity changed, when the intensity was changed, keeping the frequency constant, it was observed that saturation current changed but stopping potential remains same. Saturation current changed but the stopping potential remains same. Hence we can say that intensity does not have any effect on the energy of an electron, but it has an effect on number of electrons emitted. एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड, मतलब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड ग्राफ के का कंक्लूजन लिखते हैं. when we observe intensity versus potential graph, when the frequency was changed keeping the intensity constant, it was found that stopping potential changes but saturation current remains same. This suggests that frequency will give energy to the electron but will not have any effect on number of electrons emitted by the emitter plate. Frequency will give energy to the electron but will not have any effect on the number of electrons emitted from the emitter plate. I hope ये पॉइंट क्लियर है आपको, सबको क्लियर है. तो इन शॉर्ट ये अभी वही पार्ट डिस्कस किया, मैंने कुछ अलग पार्ट डिस्कस नहीं किया है, तो ये पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या देता है? एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन. एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल. देखो ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कौन सी एनर्जी यूज करती है? हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं. स्टॉपिंग पोटेंशियल gives nothing but what? Potential energy. Clear है? तो लिख लो, as we increase the frequency, energy of electron increases. As we increase the frequency, energy of electron increases. With increase in the energy of electron, the velocity with which the electron is moving increases for a particular value of वर्क फंक्शन. मतलब वर्क फंक्शन क्रॉस करने के बाद जो भी एनर्जी रहेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद, ये अभी ये न्यू नॉट नहीं लिख लेते, न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद वो जाएगा कहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी के पास. क्लियर है? पक्का ये पॉइंट सबको क्लियर है? अभी थोड़ी देर में हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट था उसको डिस्प्रूव करेंगे. थोड़ी देर के बाद जो अभी तक हम लोग ने बिल्डअप किया जिस चीज़ को, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेंगे. देखते हैं क्या है वो चीज़. तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो था उसको हम लोग डिस्प्रूव करेंगे. कौन सा वाला पार्ट? ध्यान दो, हम लोग ने ऑसिलेशन चैप्टर किया है. ऑसिलेशन में हम लोग ने वेव्स, साइन वेव को स्टडी किया था. एक याद है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के ए स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. टोटल एनर्जी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. मतलब इन शॉर्ट एनर्जी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. अभी ध्यान दो एक चीज़, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो लिख लिया हम लोग ने, ये सब तो चीज़ हो गई. अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? ध्यान दो अभी बराबर से. मुझे बताओ, हम लोग एक अभी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बताऊंगा जो कि आपको आने वाला है. इंटेंसिटी वाले, मतलब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में का रिलेशन वाला पार्ट आने वाला है, जो कि अभी नहीं है. अभी मतलब वो पार्ट हम लोग वेव मोशन में स्टडी करने वाले, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, मतलब जो रे वाला पार्ट है, वेव नेचर ऑफ लाइट, उसमें स्टडी करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर ऑफ लाइट ये आने वाला है. मैं जब आएगा तभी प्रूफ करूंगा ये. अकॉर्डिंग टू वेव थियरी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर चेंज होगा तो इंटेंसिटी भी चेंज होगी। ये बता रहा है हमारा वेव थियरी ऑफ लाइट, मतलब जिससे हम लोग बोलते हैं कि लाइट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ वेव। अभी मुझे बताओ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये कौन बोलता है? वेव थियरी, बराबर है। ये दो स्टेटमेंट देता है वेव थियरी। इसका मतलब इन शॉर्ट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इंटेंसिटी। ये मुझे बोलता है वेव थियरी। अभी जो ड्यूअल नेचर में हम लोग ने पढ़ा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा, वो क्या पढ़ा? ध्यान दो, अभी बराबर से ध्यान दो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? फ्रीक्वेंसी। कहीं पे ऐसे पढ़ा क्या एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी? नहीं, ये गलत है अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर वाला पार्ट जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन से। तो एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये अभी हम लोग ने पढ़ा। वेव थियरी बोलता है एनर्जी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इसका मतलब एनर्जी एंड इंटेंसिटी आर प्रोपोर्शनल। ऐसे बोला गया था किसके हिसाब से? वेव थियरी ऑफ लाइट के हिसाब से। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड था? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्यों? फ्रीक्वेंसी जैसे चेंज किया, क्या चेंज हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या प्रोवाइड करता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स को अपोज करता है, मोशन को स्टॉप करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन था, बट हम लोग ने एक स्टडी किया था इंटेंसिटी चेंज करने के बाद भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? सेम था। तो मुझे बताओ इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं। तो अगर 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 लाइट को एज अ मैटर की तरह देखते हैं तो एनर्जी और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। बट मैटर को एज अ वेव देखेंगे, एज अ रेडिएशन देखेंगे, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी। ये रिलेशन दे रहा था मुझे जब लाइट को एज अ रेडिएशन की तरह स्टडी कर रहे थे। जैसे ही लाइट को एज अ मैटर की तरह स्टडी किया, एनर्जी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, अगर वेव थियरी की बात करूंगा तो अकॉर्डिंग टू वेव थियरी एनर्जी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इंटेंसिटी। ये वेव थियरी बोल रही थी इंटेंसिटी, बट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ये बोलती है जो मैटर, एनर्जी को एज अ मैटर स्टडी किया, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबको क्लियर ये वाला पार्ट? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ये वेव थियरी ऑफ लाइट को फेलियर बताने के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है। आगे भी पॉइंट्स आने वाले, बट ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा जो वेव थियरी ऑफ लाइट को फेल करेगा, मतलब बताएगा कि वेव थियरी ऑफ लाइट गलत है। एक्चुअली कभी कभी लाइट एक्ट करता है एज अ वेव, मतलब रेडिएशन, और कभी कभी इट एक्ट एज अ मैटर। क्लियर है पक्का? हम लोग अभी स्लोली स्लोली बढ़ रहे किसकी तरफ? लाइट को एज अ मैटर स्टडी करने के लिए, लाइट को एज अ रेडिएशन स्टडी करने के लिए नहीं, लाइट को एज अ मैटर स्टडी करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? ये मैंने क्या डिस्कस किया तो लिखो। अकॉर्डिंग टू द अबव ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द अबव ग्राफ, अबव टू ग्राफ्स, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, energy depends upon frequency, and it is independent of the intensity, and it is independent of the intensity. But according to wave theory of light, वेव मतलब क्या होता है? वेव थियरी मतलब ऑसिलेशन हो रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और उसके हिसाब से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। तो वेव थियरी ऑफ लाइट, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर and intensity is directly proportional to amplitude का square. Therefore energy depends upon intensity according to wave theory. But from the photoelectric effect we studied that energy depends upon what? Frequency. Hence
this result will further help us to prove wave theory of light wrong or can be used for the failure of wave theory of light. सबको क्लियर ये वाला पॉइंट? आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा. नेक्स्ट पार्ट के पास जाते हैं. मैं थोड़े पेजेस ऐड कर लेता हूँ, मतलब आपको मुझे बीच में रुकाना नहीं पड़ेगा. अभी क्या किया मल में, ये होने के बाद है ना, अभी हम लोग ने और एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं मल में, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे. जैसे ही फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया, एक चीज हुई कि स्लोली अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिक्रीज करते गए एक स्टेज पहुंच गया जहां पे एक फ्रीक्वेंसी था जिसका नाम दिया गया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जैसी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे लेके गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया ही नहीं. मतलब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं आया, मतलब इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं गया, कलेक्टर प्लेट के पास नहीं गया. इलेक्ट्रॉन doesn't come out of which plate, emitter plate. अभी इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी जब रिड्यूस किया, एक पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी पहुंचे जिसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी इलेक्ट्रॉन एमिटर प्लेट से बाहर नहीं आए. एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, वर्क फंक्शन. इसका मतलब अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर लाइट को प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर लाइट इज प्रोवाइडेड, देन द एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी, विल बी लेस देन व्हाट, लेस देन वर्क फंक्शन. अगर एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन देगा तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन प्लेट के बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा. देन दिस विल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड. क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ तो करंट आया क्या, नहीं, करंट नहीं आया. तो बट ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी कम हुई, इंटेंसिटी छोटी रहेगी तो भी चलेगा, बट फ्रीक्वेंसी जो प्रोवाइड करने वाला हो न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्लियर है? हाँ, अगर इंटेंसिटी को मैं जीरो कर रहा हूं, अभी ये रिकॉर्ड करते वक्त मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, जस्ट पॉपअप हुआ कि इंटेंसिटी को अगर मैं जीरो कर रहा हूँ, मतलब मैं पावर ही नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं लाइट ही नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब करंट आएगा क्या, नहीं आएगा. सवाल ही नहीं, करंट आने का सवाल ही नहीं है. क्लियर है पक्का? तो फ्रीक्वेंसी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर मैं बोल रहा हूँ कि वर्क फंक्शन 4.8 यूनिट है और सपोज मैं जो लाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है 3.8 यूनिट, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है 3.8 यूनिट, तो वर्क फंक्शन फाई नॉट इतना है और ये ग्रेटर देन है एनर्जी बाय लाइट. तो मुझे बताओ अगर वर्क फंक्शन को मैं क्रॉस ही नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब फोटो एमिशन होगा क्या, नहीं होगा. फोटो एमिशन होगा तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा. क्लियर है पक्का? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? तो देखते हैं क्या डिस्कस किया हम लोग ने. तो हम लोग स्लोली किसको रिड्यूस करें, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे. एक पॉइंट रीच किया जिसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डजंट कम आउट ऑफ एमिटर प्लेट, मतलब कलेक्टर प्लेट के पास पहुँच रहा है क्या, नहीं, मतलब करंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर लाइट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर लाइट इज प्रोवाइडेड, देन द एनर्जी विल बी लेस देन वर्क फंक्शन. अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहे तो वर्क फंक्शन इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे क्या, नहीं. इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड, देयर विल बी नो करंट. क्लियर है पक्का? सबको क्लियर है? एमिटर प्लेट से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करना पड़ता है,
वर्क फंक्शन, एंड दैट वर्क फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है, अगर ग्रेटर रहेगा तो फोटो एमिशन होगा। फोटो एमिशन अगर हुआ मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ, इसका मतलब करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? तो लिख लो, इसके नीचे पॉइंट लिख लो। इफ वी डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ वी, ऐसे मत लिखो, इफ वी डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी of the incident light, electron will not come out, because the energy is not equal to work function, आगे लिखो, that is if the energy provided by the light is less than the work function, then electron will not be ejected from the emitter plate, hence the energy is provided by the frequency, so there is certain limit of frequency that should be provided in order to emit an electron from the emitter plate. अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो लिखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन, so that it will come out, of the emitter plate, is called as threshold frequency. This threshold frequency will provide energy equal to work function, अभी जैसे मेटल चेंज करूंगा तो मेटल के हिसाब से अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट डिपेंड्स अपॉन मेटल टू मेटल, change according to metal to metal. So लिखो, threshold frequency depends upon metal to metal. ओके, आगे जाते। ओके, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। आगे देखते, अभी थोड़ा क्वांटम थियोरी पे जाते हैं, क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियोरी, अगर हम लोग क्वांटम थियोरी की बात करेंगे, अगर हम लोग ये मार्कर चेंज करते यार, तुम लोग बताया करो मार्कर चेंज कब करना है। ओके, तुम लोग बात ही नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग क्वांटम थियोरी की बात करते हैं, अरे यार ये पूरा वायर बीच बीच में आ रहा है माइक का। अगर हम लोग क्वांटम थियोरी की बात करेंगे, हम लोग वेव थियोरी की नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग क्वांटम, क्योंकि वेव थियोरी अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्प्रूव किया। तो अगर हम लोग क्वांटम थियोरी की बात करते, तो क्वांटम थियोरी ये बोलता है कि लाइट कम्स in the form of packets. Light comes in the form of packets. पैकेट क्या होता है? पैकेट के अंदर होंगे फोटॉन्स, और फोटॉन के अंदर होगी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, और होगा वेवलेंथ। तो ये बताता है क्वांटम थियोरी
जहाँ पे लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स के अंदर होती है फोटॉन्स, और फोटॉन्स के पास होती है फ्रीक्वेंसी जहाँ पे वो वाइब्रेट हो रहे हैं। क्लियर है पक्का? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? तो उसके पास वेवलेंथ भी रहेगी खुद की। तो एज अ पैकेट इट बिहेव्स एज अ मटेरियल, मतलब अगर पैकेट की तरह बात करूँगा तो वो कैसे बिहेव करेंगे? एज अ मटेरियल। बट अंदर फ्रीक्वेंसी है जो कि अंदर वेव को वाइब्रेट कर रही है, तो पैकेट के अंदर फोटोन विल एक्ट एज अ वेव। क्लियर है पक्का? अभी फोटोन के पास कुछ सर्टन फ्रीक्वेंसी होती है। ये मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया मतलब क्या चेंज किया? कलर। बराबर है। इसका मतलब कलर प्रोवाइड करता है क्या? एनर्जी। क्लियर है सबको? कलर विल प्रोवाइड सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, फोटोन हैज सर्टन फ्रीक्वेंसी एंड इट डिसाइड्स द कलर ऑफ द लाइट और फोटोन। सबको क्लियर है? क्वांटम थियरी के हिसाब से लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। बराबर है। पैकेट्स के अंदर होते हैं फोटॉन्स, और फोटॉन्स के पास होती है फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेट हो रही, फोटॉन्स अंदर वाइब्रेट हो रही, उसके पास पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। पैकेट्स एक्ट करते हैं एज अ मटेरियल, बट फोटोन इनसाइड विल एक्ट एज अ वेव। उसके पास एक सर्टन फ्रीक्वेंसी होगी, अगर सर्टन फ्रीक्वेंसी रहेगी तो कलर रहेगा, एंड कलर विल प्रोवाइड एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग व्हाट? एनर्जी। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? अभी मेरे को बताओ, अगर मैं बात करूँगा न्यू नॉट, तो ये न्यू नॉट प्रोवाइड करती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब भी मुझे फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग प्लैंक्स का इक्वेशन यूज़ करते हैं, जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, और एच जो होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी थोड़ा ये एडिशनल पार्ट में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ? प्लैंक्स कांस्टेंट। सो प्लैंक्स कांस्टेंट इज नथिंग बट frequency getting converted into energy when we multiply by Planck's constant। क्लियर है पक्का? तो लिखो, लिखो if we मत लिखो, suppose incident light has a frequency equal to nu naught equal to threshold frequency, nu naught equal to threshold frequency, it will provide some energy which is given by Planck's equation, that is E equals to h into nu naught, अभी मुझे बताओ, न्यू नॉट एनर्जी प्रोवाइड, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने के बाद जो एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे लेके आएगा? इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा सरफेस ऑफ प्लेट पे। ये मुझे बताओ, अगर ये सरफेस ऑफ अ प्लेट पे लेके आ रहे हैं तो ये एनर्जी जो थी वो क्या होगा? वर्क फंक्शन। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाई नॉट जो एनर्जी है और ये एनर्जी है, ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूँगा, फाई नॉट इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एच इंटू न्यू नॉट। क्लियर है पक्का? मैं वापिस बोल रहा हूँ, न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल प्रोवाइड सर्टन एनर्जी, और ये एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई किया? प्लैंक्स कांस्टेंट। देयरफॉर एनर्जी इज गिवन बाय एच इंटू न्यू नॉट। अभी एच का जो ये था उसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी जब ही हम लोग इतना फ्रीक्वेंसी की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेट, विच hence the energy provided is equal to what? is equal to work function। अभी इसके हिसाब से फाई नॉट इक्वल टू क्या बन गया? एच नॉट। अभी सपोज हम लोग को लिखना होगा तो ये न्यू नॉट बनेगा क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और फाई नॉट बनेगा क्या? वर्क फंक्शन, और एच क्या रहेगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो लिखो, ये लिख लिया, उसके बाद लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
is converted into energy, is converted into energy, is converted into energy, will provide, will is converted into energy when we multiply it by, when we multiply it by what? Planck's constant h, Planck's constant h. अभी लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक की थियोरी पे जाएंगे. लास्ट पॉइंट क्या देख लेते हैं. ध्यान दो, जो आई वर्सेस वी ग्राफ देखे थे हम लोग, इंटेंसिटी पे बात किए. तो इंटेंसिटी कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ये डिस्कशन हो चुका है. एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता. बट आई वर्सेस वी ग्राफ देखा हम लोग ने, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को वेरी किया, यहाँ पे इंटेंसिटी को वेरी किया था, तभी एनर्जी, मतलब कौन सा एनर्जी डिफरेंट आया. एनर्जी वॉज डिफरेंट. वाई? बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल वॉज डिफरेंट. स्टॉपिंग पोटेंशियल विल प्रोवाइड वॉट? पोटेंशियल एनर्जी. एंड पोटेंशियल एनर्जी विल मेक द इलेक्ट्रॉन स्टॉप. दैट इज काइनेटिक एनर्जी के ऑपोजिट में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी. सबको क्लियर है? इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैन चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? लिखो लिखो. इंटेंसिटी ऑफ लाइट cannot change the energy of electron, but different frequency can change the energy of electron, can change the energy of electron. अगर हम लोग ऐसे बात करते, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाला ये वाला पार्ट. अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि सपोज एक लाइट गिरी जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ग्रेटर देन न्यू नॉट है. अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट था तो एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट हो गया था. ये इक्वल था. ध्यान दो, अभी ध्यान दो बराबर से. v इंटू वी नॉट, वी ग्रेटर देन वी नॉट रहेगा तो क्या, सॉरी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट रहेगा तो क्या होगा? मतलब फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी है वो लार्ज है. इसका मतलब ये है कि एनर्जी इज ग्रेटर देन, energy is greater than phi naught, which is work function. Therefore energy provided by frequency nu naught will be used for work function. ये पहला पार्ट रहेगा. एंड बाकी का जो एनर्जी रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ. ट्रैवल कर रहा है मतलब कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी. तो बाकी का जो पार्ट रहेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है? इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट देन द एनर्जी इज लार्ज. that is nu is greater than nu naught, energy is large, energy is greater than work function, then energy provided by nu, जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है उसका थोड़ा पार्ट यूज़ होगा किस में? वर्क फंक्शन में. और थोड़ा पार्ट कहाँ पे जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में. बट अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा एनर्जी यूज़ होगा कहाँ पे? वर्क फंक्शन में, क्योंकि ये इक्वल हो गया. देखो ये दोनों का मतलब क्या है? अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट रहेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? सरफेस पे तो आएगा वर्क फंक्शन की वजह से, प्लस ट्रैवल भी करेगा. ट्रैवल भी करेगा, समझो रे. किसके वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से. अगर मैं इसकी बात करता हूँ न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस पे आएगा, क्योंकि अभी सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है कहाँ पे? वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए. ट्रैवल करने के लिए कोई एनर्जी है क्या? नहीं. क्लियर है?
अगर सपोज मैंने ऐसे बोल दिया कि न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो, जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो हम लोग ने तो बात किया है इसके बारे में, कहाँ पे बात किया देख लेते जनता। फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी क्या होगा, तभी फोटो एमिशन होगा। बट फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट रहेगा तो एनर्जी विल बी लेस देन वर्क फंक्शन। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एमिट होगा क्या? इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है इसका मतलब करंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्लियर है? इसका मतलब ये वाला जो पार्ट था एनर्जी प्रोवाइड बाय न्यू कैन बी रिटन एज, मतलब एनर्जी प्रोवाइड बाय न्यू कैन बी रिटन एज वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो क्या मिल रहा है उसके पास? के ई मैक्स। हम लोग बाउंड्री वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो बाउंड्री वाले याद है क्या? बाउंड्री वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी रहती है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी रहती है। एनर्जी दोनों भी सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों जगह पे सेम एनर्जी मिल रही है, बट इसको ट्रैवल करने में एनर्जी भी खर्च हो रही है। तो अगर मैं लिखूंगा ई न्यू एनर्जी बाय न्यू फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एच न्यू। फाई नॉट अभी लिखा था अपन ने, फाई नॉट कहाँ पे गया? फाई नॉट कहाँ पे गया? एक मिनट। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो अगर मैं लिखता हूँ ऐसे तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्या? आइंस्टाइन्स इक्वेशंस। क्लियर है? तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्या? ध्यान दो, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे भी आएगा, और ट्रैवल भी करेगा। न्यू इक्वल टू न्यू नॉट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा। न्यू लेस देन न्यू नॉट रहेगा तो एक सेकेंड, न्यू लेस देन न्यू नॉट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने का सवाल ही नहीं आता। इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड। क्लियर है? पक्का? ये तीन रिलेशन सबको क्लियर हो रही है? तो हम लोग ये रिलेशन पहले लिख लेते। क्या है अपन ने कहाँ तक लिखा था? हाँ, ये वाला पार्ट लिख दिया था। लिखो, इफ वी कंसिडर अ इंसिडेंट लाइट विथ फ्रीक्वेंसी greater than threshold frequency, that is nu is, ये लिखो, nu is greater than nu naught then the energy provided by the light to the electron is greater than phi naught. Hence this energy provided by frequency nu will provide the work function and also some kinetic energy. Work function will allow the electron to travel to the surface of the plate, and kinetic energy will provide certain velocity. Clear है? If the incident light is having frequency equal to threshold frequency, then electron will travel to the surface of the plate विदाउट हैविंग एनी काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो रेस्ट पे रहेगा सरफेस ऑफ द प्लेट पे। आगे, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड। आगे लिखो, इफ वी कंसिडर a frequency of light
ऐसे लिखो, अ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, greater than nu naught, then the energy provided by this light is equal to h nu. Then the energy provided by this light will be h nu. Therefore E suffix nu is equal to, ये लिखो, phi naught plus k E max, where E nu equals to h nu. रिप्लेस कर दो तो मिलेगा अपने को इक्वेशन h nu equals to h nu naught plus k E max. This is called as Einstein's equation. This is called as Einstein equation. ये लिखना है तो लिख के ले लो ये वाला पार्ट। सबको क्लियर ये वाला पार्ट? अब भी हम लोग जाएंगे टेक्स्ट बुक का पार्ट। तो 2 लेक्चर में हम लोग ने ऑलमोस्ट 2 घंटे के ऊपर हो गया है। 2 घंटे में हम लोगों ने बिल्डअप किया कि वो 9 पॉइंट जो रहने वाला टेक्स्ट बुक का वो कितने आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने ये 2 घंटे हम लोग ने इन्वेस्ट किए। अभी देखो आगे का जो पार्ट है कितना इजी हो जाता है, हार्डली 10 मिनट लगेगा पूरा आगे का पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको वो 9 पॉइंट ही लिखनी है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैंने लास्ट लेक्चर का और आज का लेक्चर जो हम लोग ने यूज़ किया है उसका सारा कंसेप्ट यूज़ होने वाला है आगे के 9 पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। सबको क्लियर है? तो आगे के 9 पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। गेट रेडी। अभी हम लोगों को एक्चुअल फ्रूट मिलने वाला है। जो हम लोग ने 1.5 घंटा इन्वेस्ट किया उसका एक्चुअल फ्रूट मिलने वाला है आगे के 9 पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। मैं बताऊंगा आपको, बोर्ड्स में इतनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की है, हम लोग ने बिल्डअप किया। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इंटेंसिटी वाला रिलेशन देखा, जहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ाया करंट बढ़ते गया, सैचुरेशन करंट आ गया। बाद में नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया तो देखा कि इंटेंसिटी वेरी करने के बाद भी नेगेटिव पोटेंशियल सेम था। इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी विल प्रोवाइड व्हाट, इंटेंसिटी विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स बट द एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। बाद में हम लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में क्या हुआ था कि फ्रीक्वेंसी को वेरी किया गया था तो सैचुरेशन करंट सेम था बट फ्रीक्वेंसी की वजह से पोटेंशियल चेंज होते गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी था तो E इंटू वी नॉट दैट इज प्रोवाइडेड बाय दैट विल बी यूज टू स्टॉप दी वॉट इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी इन शॉर्ट एनर्जी प्रोवाइड करती है, इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं होगा। और तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा जब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा नहीं होगा। इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट देन इट विल बी प्रोवाइडिंग 2 थिंग्स, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज दी वर्क फंक्शन। ये पार्ट हम लोग ने अब तक बिल्ड किया है। अभी देखो फटाक से कैसे आगे के पॉइंट्स क्लियर होते। पहले पॉइंट पे जाते, ये टेक्स्ट बुक में पार्ट डिस्कस किया गया है तो पहले पॉइंट पे जाते। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, व्हेन एन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाज इंसिडेंट ऑन द एमिटर प्लेट करंट आई वॉज रिकॉर्डेड इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वॉज वेरी लो। मतलब आई बहुत छोटा था तो भी करंट आया। तो इंटेंसिटी कम होने के वजह से ऐसे नहीं, हाँ इंटेंसिटी 0 होगा तो करंट 0 होगा, ये बात तो क्लियर है। बट इंटेंसिटी कम होगी तो करंट नहीं होगा ऐसे नहीं, करंट आएगा। ये हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वॉज ऑब्जर्व ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वॉज मोर देन सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब न्यू वॉज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये तो अब भी डिस्कस किया हम लोग ने। न्यू नॉट वॉज सेम एज गिवन फॉर अ गिवन मेटल एंड वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, ये भी बात की है। यूज एज अ एमिटर फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट ऑफ अ इंसिडेंट रेडिएशन नो मैटर हाउ फीबल द लाइट मीनिंग वॉज लाइट द मीनिंग हाउएवर स्मॉल द इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी छोटा होने से कुछ फर्क नहीं गिरेगा, फर्क गिरेगा क्या, न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा एनर्जी वर्क फंक्शन की इतना होगा और काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो इलेक्ट्रॉन गया किसके पास, कलेक्टर प्लेट्स, एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट के पास। समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी हाउएवर स्मॉल द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बी इलेक्ट्रॉन्स वॉज एमिटेड। सबको क्लियर है वाला पॉइंट? मैं वापस एक बार डिस्कस करता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं रफ कर देता हूँ, वापस पूरा पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास सब कुछ है यहाँ पे। तो रफ करके वापस एक बार डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा अलग मार्कर यूज़ करते हैं, रेड वाला यूज़ करेंगे, खून वाला रेड। ओके तो वापस मैं एक बार बात करता हूँ इसके बारे में। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वॉज इंसिडेंट ऑन द एमिटर प्लेट करंट वॉज रिकॉर्डेड इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वॉज वेरी लो। मतलब इंटेंसिटी कम थी तो भी करंट आया, करंट तो रिकॉर्ड हुआ। अभी ये टिक मार्क है, ये वी नहीं है, वी नहीं टिक मार्क है, ऊपर की तरफ लिखने नहीं होता।
Photo current I was observed only if the frequency of the incident radiation was more than some threshold frequency. तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट था तभी करंट आया, और इस न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट ने क्या प्रोवाइड किया, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी was same as for a given metal and was different for the different metals of the emitter. न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट रहेगा तो इंसिडेंट रेडिएशन नो मैटर हाउएवर फीएबल विद द लाइट, मीनिंग हाउएवर स्मॉल इंटेंसिटी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स वेर ऑलवेज एमिटेड. पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया. नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं. देखो अभी कितना आसानी से सब, देखो रट्टा नहीं मारना है. ये मैंने 1.5 घंटा जो मैंने इन्वेस्ट किया है इसका फ्रूट मिलने वाला है. जो प्लीज़ अगर ये वीडियो अब भी देख रहे हो तो पीछे का वीडियो सिर्फ देखने के लिए देखा रहेगा तो मत करो. वैसे प्लीज़ पीछे के दोनों वीडियो देखो, 1.5 घंटे का वीडियो और ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का ये वाला वीडियो. तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वाला पार्ट अच्छे से पता चलेगा. इंटेंसिटी के ऊपर एनर्जी डिपेंड नहीं रहती. हाँ, इंटेंसिटी के ऊपर सैचुरेशन करंट डिपेंड रहेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहती है एनर्जी. नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. देर वॉज नो टाइम लैग, ये तो हो चुका है अपना. इंसिडेंट्स ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फोटो करंट स्टार्टेड इंस्टेंटेनियसली within 10⁻⁹ second on shining the radiation even if the intensity of radiation was low. इंटेंसिटी लो होने के बाद भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ. As soon as the incident radiation was stopped, the flow of current was stopped. ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया, ये वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये वाला पार्ट एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं. थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं. कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सिलेटिंग पोटेंशियल फिक्स्ड, इफ द इंटेंसिटी वॉज इंक्रीज द फोटो करंट वॉज इंक्रीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी एज शोन इन द फिगर. मैंने ये ग्राफ पहले ही निकाल चुका हूँ मैं. जब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया, स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे इंटेंसिटी दी और यहाँ पे क्या था, करंट. ये हो चुका है, ये वाला पार्ट हो चुका है. ग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया. सबसे पहला वाला ग्राफ सबको क्लियर है. थर्ड पॉइंट हो गया, मैं मार्क कर लेता हूँ. सेकेंड पॉइंट हो गया, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं एग्जाम में ऑब्जर्वेशन की तरह. और फर्स्ट पॉइंट भी हो गया. फोर्थ पॉइंट के ऊपर जाते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या बताए, ये अपना फेवरेट ग्राफ है यार, ये तो अपना फेवरेट ग्राफ है. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट could also be varied by changing the potential of the collector plate. I was dependent on the accelerating potential. बराबर, I accelerating potential के ऊपर डिपेंड है. accelerating potential मतलब क्या, पॉजिटिव पोटेंशियल. जितना मैं ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा उतना करंट बढ़ेगा. बट potential difference between the emitter and collector plate for a given incident radiation intensity and frequency were fixed. मतलब एक ये कंडीशन के लिए इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी फिक्स किया है, तभी ये ग्राफ आ गया. इनिशियली द करंट वॉज इंक्रीज विथ वोल्टेज बट देन इट रिमेन कॉन्स्टेंट. देखो कॉन्स्टेंट रह गया. दैट इज कॉल्ड एज वॉट, सैचुरेशन करंट. क्लियर है वाला पॉइंट, सबको क्लियर है. इसमें क्या किया है मैंने, सबसे पहला एक ग्राफ बनाया था, अकेला ग्राफ बनाया था. याद है, अकेला ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, ऐसे ग्राफ बनाया था जहाँ पे इंटेंसिटी एक अकेली ली थी मैंने, और ये था करंट वर्सेस पोटेंशियल, और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आया था जिसका नाम था स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, जहाँ पे करंट कितना हो गया था, 0. नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं. कीपिंग द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज and incident frequency fixed, if the intensity of the incident radiation was increased, the value of saturation current also increase proportionally. Example, if the intensity was double, the saturation current was also double. देखो ना, हम लोग ने वही बात की ना. देखो जैसे मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, सैचुरेशन करंट भी क्या हो गया, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते. सैचुरेशन करंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया. देखो हायर इंटेंसिटी लोअर इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट ये है, और हायर इंटेंसिटी की सैचुरेशन करंट ये है. तो मैं एक काम करता हूँ, सबको अलग मार्कर से ये कर देता हूँ, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. तो अगर मैं बात करता हूँ लोअर इंटेंसिटी, तो वो ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है सैचुरेशन करंट. अगर मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ हाई इंटेंसिटी की, तो ब्लू वाला है. तो जैसे ही मैंने इंटेंसिटी को चेंज किया, सैचुरेशन करंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया. सबको ये वाला पार्ट क्लियर है. अरे यार
ये बहुत दिक्कत है यार, यही बहुत दिक्कत है। कोई वांदा नहीं, ये पार्ट सबको क्लियर हो गया। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं? हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया है, जहाँ पे कीपिंग द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल वोल्टेज एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वाज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट ऑल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनली। मतलब ये जो ग्राफ था ऐसे, तो ये सैचुरेशन पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग हो गया। ये इंटेंसिटी I1, I2, I3 क्लियर है, जहाँ पे I3 वॉज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। 5th पॉइंट सबको क्लियर है। 6 पॉइंट के ऊपर जाते हैं, ध्यान दो अभी ये वाला पॉइंट ध्यान दो। पॉइंट के द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स एंड hence the maximum velocity of the electron depends upon potential V for a given metal used for the emitter plate and for a given frequency of incident radiation. If the material is changed, the frequency of the incident radiation is changed, Ke max change बराबर मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड रहेगा ही, प्लस मैंने बोला ना के ई काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? फ्रीक्वेंसी। इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, इसके बारे में ही तो हम लोग बात कर रहे पूरा। एनर्जी नेवर डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, जो कि वेव थियरी बताती है। क्लियर है पक्का? आगे incident radiation, thus even for a small incident intensity, if the frequency of incident radiation was larger than the threshold, मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा प्लस वर्क फंक्शन मिलेगा। अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट रहेगा तो सिर्फ वर्क फंक्शन मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? 0। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे बोला देखो, इवन फॉर अ स्मॉल इंसिडेंट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वॉज लार्जर, मैं इसको मार्क करता हूँ हाईलाइटर से, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के ई मैक्स फॉर द गिवन सरफेस वॉज ऑलवेज सेम फॉर गिवन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम रखूंगा तो के ई मैक्स क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है पक्का ये वाला पार्ट? आई होप ये क्लियर हुआ रहेगा। इसमें मैंने क्या डिस्कस किया है वापिस देखते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस द मैक्सिमम वेलोसिटी, के ई का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक मतलब वेलोसिटी, मास ऑफ अ पार्टिकल तो सेम रहेगा, ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल v फॉर गिवन मेटल यूज फॉर द एमिटर प्लेट एंड फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इफ द मटेरियल इज चेंज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो चेंज। It do not depend upon what intensity of the incident radiation. Thus, even for small incident intensity, if the frequency of incident radiation was larger than, if it is equal to threshold frequency, तो क्या होगा? सिर्फ वर्क फंक्शन मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? 0। बट ये ग्रेटर होना चाहिए तभी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी दोनों आएगा। क्लियर है? 6 पॉइंट सबको क्लियर है। 8 पॉइंट पे जाते, देखो फटाफट कितना पॉइंट्स अभी क्लियर हो रहा है। 7 पॉइंट पे जाते, सॉरी, देखते हैं। If increasing the negative potential were applied to the collector, the photoelectric current decrease, ये तो पता है बराबर। हम लोग ने क्या किया, जैसे ही पोटेंशियल को रिड्यूस किए नीचे करते गया, एंड टिपिकल वैल्यू ऑफ वी नॉट फोटो इलेक्ट्रॉन वॉज 0। मतलब ये वाला पार्ट क्या था? वी नॉट, जहाँ पे करंट और ये पोटेंशियल, तो करंट कितना था? आई कितना था यहाँ पे? 0। ये वाले पॉइंट पे ये बहुत बार डिस्कस किए। वी नॉट वॉज टर्म्ड एज अ कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। It indicated that when the potential was retarding, the photoelectron still had enough energy. मैंने क्या बोला देखो ना, मैं स्लोली पोटेंशियल को कम कर रहा हूँ तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ स्टॉप नहीं हुए। पहले 100 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 0 वोल्टेज के टाइम पे 100 इलेक्ट्रॉन थे, बट जैसे ही मैंने वोल्टेज -1 वोल्ट किया तो 90 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे कलेक्टर प्लेट के पास, बट 10 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? स्टॉप। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो अभी भी पहुंच रहे थे कलेक्टर प्लेट के पास, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। देखते, इट इंडिकेटेड दैट व्हेन द पोटेंशियल वाज रिटार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन्स will had enough energy to overcome the retarding opposition इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रीच द कलेक्टर प्लेट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जब मैंने -4 वोल्ट किया तभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, 0 इलेक्ट्रॉन रीच द कलेक्टर प्लेट, करंट रुक गया। वैल्यू ऑफ वी नॉट वॉज सेम फॉर एनी इंसिडेंट इंटेंसिटी एज लॉन्ग एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वॉज सेम। ये तो पहले ही ग्राफ में हम लोगों ने बात की है।
देखते कौन सा वाला ग्राफ, ये वाला देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी को सेम रखा था, इंटेंसिटी को वेरी किया था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, सेम था, सेम बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट एमिटर प्लेट। हाँ, मटेरियल के ऊपर तो सब चेंज होगा, पोटेंशियल भी चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा, और बाद में काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, सैचुरेशन करंट भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगी, तीनों क्वांटिटीज चेंज हो जाएगी। क्लियर है? 7 पॉइंट क्या है? 8वें पॉइंट पे जाते हैं। 7 पॉइंट में हम लोग ने वही बात किया था कि नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया था, वैसे इलेक्ट्रॉन्स कम कलेक्टर प्लेट पे पहुंच रहे थे। कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी कि वो अभी भी कलेक्टर प्लेट के पास पहुंच रहे थे, और कुछ इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो रहे थे या फिर रुक रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी एनर्जी है कि वो रिटार्डेशन को अपोज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के पास जाते हैं, 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या बताया? ये तो ग्राफ हम लोग ने किया है। देखो, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग ने चेंज की, सैचुरेशन करंट क्या था, सेम था, सैचुरेशन करंट सेम था, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल गिव्स पोटेंशियल एनर्जी। देखते क्या है, if the energy of the incident radiation was changed keeping the intensity and accelerating potential v constant, then the saturation current remained the same। ये तो अपन ने किया है, saturation current remains सेम, ये तो हो चुका है अपना। जब फ्रीक्वेंसी को हम लोग ने चेंज किया तो भी सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट चेंज। दिस ऑब्जर्वेशन इज डिपिक्टेड इन ये वाले फिगर में। आगे, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरिड लीनियरली विथ वी as shown in the figure for different metals, slopes of such straight lines were same but intercept of the frequency of the stopping potential at the axis were different। देखो अलग अलग इंटरसेप्ट पे आ गया। क्लियर है? पक्का ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? हाँ, आगे हाँ और एक चीज़ बताऊंगा, ये लोग ने जो बोला है ना, ये वाला पॉइंट कहाँ पे, फॉर डिफरेंट मेटल्स द स्लोप ऑफ सच स्ट्रेट लाइन्स वेर सेम बट द इंटरसेप्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वॉज डिफरेंट। देखो यहाँ पे ग्राफ बना है ये वाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग थे, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था बट वर्क फंक्शन अलग थे। देखो क्लियर है? एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ये पॉइंट पे, पीछे जाते, रुको वापस एक बार पढ़ते। फॉर डिफरेंट मेटल्स द स्लोप ऑफ सच स्ट्रेट लाइन्स वर सेम बट द इंटरसेप्ट ऑफ ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वर डिफरेंट। मतलब देखो, ये फ्रीक्वेंसी न्यू है और ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी अलग है जब मेटल्स को चेंज किया गया था। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग स्टॉपिंग वर्क फंक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब अगर मैं मेटल ए की बात करता हूँ तो मेटल ए न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू ए पे मुझे वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब न्यू ए इक्वल टू न्यू नॉट इस कंडीशन में। बट अगर मेटल बी की बात करता हूँ तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, तो उसके लिए जो म्यू बी रहेगा वो भी अलग रहेगा और वर्क फंक्शन भी अलग रहेगा। देखो वर्क फंक्शन अलग है। क्लियर ये वाला पॉइंट? आगे वाले पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या देख लेते हैं। इसके आगे भी कोई पॉइंट है? नहीं, इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है, देख लेते हैं। द फोटो करंट एनहेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। बराबर, इंटेंसिटी क्या देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है, करंट। इसलिए तो सैचुरेशन करंट अलग अलग है इंटेंसिटी की वजह से, बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट। मतलब ये करंट कभी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता जब तक कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट रहेगा, तो ये तो मेन कंडीशन है। एज लॉन्ग एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वॉज लार्जर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही बोला मैंने यहाँ पे। देखो, एंड द पोटेंशियल ऑफ एनोड वॉज हायर देन द कैथोड। बराबर, पोटेंशियल ऑफ एनोड अगर ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्लियर है ये 9 के 9 पॉइंट? तो हम लोग ने जो 1.5 आवर इन्वेस्ट किया उसका यूज़ यहाँ पे हो रहा है। सारे के सारे 9 पॉइंट याद रखने नहीं है, समझ के लो, उसको लिखने में और आसानी होगी।
आगे का जो थियरीज रहेगा, जो फेलियर ऑफ वेव थियरी है, आइंस्टाइन इक्वेशन है, उसको भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया रहेगा। तो लेक्चर अगर पसंद आया रहेगा तो हम लोग लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फेलियर ऑफ वेव थियरी, फेलियर ऑफ वेव थियरी का एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ही बताया था कि इंटेंसिटी और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था। हम लोगों को वेव थ्योरी में बोला गया था एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। बट यहाँ पे व्हेन लाइट वाज स्टडीड एज अ मैटर, यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट मिला कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, जो हम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वहाँ से एक चीज़ पता चली कि लाइट एक्ट एज अ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। ये दोनों लेक्चर को बराबर से समझोगे ना तो आपको एमसीक्यूज में, थियोरी एमसीक्यूज में से गिरते हैं, एमसीक्यूज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा इंटेंसिटी से करंट चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर एनर्जी प्रोवाइड विल बी सेम। फ्रीक्वेंसी विल प्रोवाइड एनर्जी वाइल द करंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमेनिंग सेम। ये पॉइंट दिमाग में बिठा के रख दो। न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये भी दिमाग में बिठा के रख दो, अपने आप सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी। सबको क्लियर, सब क्लियर, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट और आइंस्टाइन का इक्वेशन। टिल देन बाय बाय।